नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो लीजिए किसान भाइयों, हम फिर हाजिर हैं एक नए अंक के साथ। किसान भाइयों, ठंड की दस्तक हो चुकी है। ऐसे में आप सभी किसान भाइयों ने अपने खेतों में समसामयिक कार्यों के लिए अपनी अपनी कमर कस ही ली होगी। तो इस कार्यक्रम में भी हम आगे ठंड के विषय पे और बातचीत करेंगे, देखेंगे कि आगे आपके लिए क्या क्या नया है। तो लीजिए कार्यक्रम अब आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं खबरें खेती की व मंडी भाव। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। रबी फसलों का बुआई रकबा 146 लाख हेक्टेयर से अधिक। मटर की फसल में पौध संरक्षण, आलू की उन्नत किस्में, घर में ही पशु आहार बनाने का तरीका और रीपर कम बाइंडर। रबी फसलों का कुल बुआई रकबा 146.85 लाख हेक्टेयर तक हो गया है, जबकि 2015 में इसी समय यह रकबा 126.71 लाख हेक्टेयर रहा था। यह जानकारी दी गई कि गेहूं की बुआई 25.72 लाख हेक्टेयर में, धान की रोपाई 9.68 लाख हेक्टेयर, दलहन 49.24 लाख हेक्टेयर में, मोटे अनाज 20.17 लाख हेक्टेयर में, तिलहन 42.03 लाख हेक्टेयर में हुई है। मटर की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसको रोगों व कीटों से बचाना जरूरी है। उसकी ज़रूरत के अनुसार पोषक तत्व भी देना जरूरी है। आप अपनी फसल का सही से निरीक्षण करते रहें। जहां फसल 1 माह की हो गई है, वहां इस समय मटर में भूरी मक्खियों का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड की 10 मिलीलीटर मात्रा प्रति पंप यानी 15 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 200 लीटर घोल का छिड़काव प्रति हेक्टेयर के मान से करना चाहिए। और अच्छी बढ़वार के लिए 20:20:20 NPK की 1 किलो मात्रा को 150 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ के मान से छिड़काव करें। आलू के बुआई के लिए शीतोष्ण जलवायु तथा अंकुरण के लिए तापक्रम 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है और अभी इसका सही समय है। आप आलू की कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी ज्योति, कुफरी बहार, कुफरी पुखराज, कुफरी बादशाह, कुफरी सिंदूरी व कुफरी ललिया उन्नत किस्में हैं। बुआई के लिए कम से कम 2.5 सेंटीमीटर व्यास के आकार या 25 से 35 ग्राम वजन के साबुत कंद होने चाहिए, जो अच्छा उत्पादन देता है। बुआई के पहले कंदों को 2 ग्राम थायरम व 1 ग्राम बाविस्टिन प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर आधा घंटे तक भिगोकर छाया में सुखाकर बुआई करनी चाहिए। आप पौष्टिक और संतुलित पशु आहार, जो बाजार के पशु आहार से सस्ता, अच्छा हो और अपने घर ही बना सकते हैं। 1 कुंटल पशु आहार बनाने के लिए 25 किलोग्राम दला हुआ ज्यों, मक्का, ज्वार या बाजरा, 20 किलोग्राम गेहूं, 18 किलोग्राम गेहूं की चापड़, 10 किलोग्राम चावल की भूसी, 25 किलोग्राम मूंगफली या सरसों की खली, 1 किलोग्राम खनिज लवण और 1 किलोग्राम साधारण नमक को साफ स्वच्छ फर्श पर डालकर 2 से 3 बार अच्छी तरह मिलाएं। याद रहे, चरने वाले पशुओं को पशु आहार चराई के बाद शाम को ही खिलाना चाहिए। सुबह खिलाने से पशु चराई में रुचि नहीं लेते हैं। फिर भी दुधारू पशुओं को दाना मिश्रण की मात्रा सुबह शाम दोनों समय उनकी जाति और दूध उत्पादन के अनुसार घटाई बढ़ाई जानी चाहिए। रीपर कम बाइंडर, इस मशीन से गेहूं, धान एवं जौ आदि फसलों की कटाई करने के साथ साथ फसल के बंडल बनाए जा सकते हैं। बंडल बनाने के लिए सन की रस्सी का उपयोग किया जाता है। इस मशीन में 11 HP का इंजन लगा होता है, जिसमें डीजल की खपत 1 से 1.25 लीटर प्रति घंटे है तथा इससे 1 घंटे में 1 एकड़ फसल की कटाई की जा सकती है। इसमें ट्राली को अटैच कर 6 कुंटल तक का भार ढाया जा सकता है। इस मशीन को एक व्यक्ति आसानी से चला सकता है तथा एक दिन में लगभग 10 एकड़ में लगी फसल की कटाई एवं उसके बंडल बनाए जा सकते हैं, जबकि मजदूरों से यह काम कराने में लगभग 10 दिन का समय लगता है। इस प्रकार इस मशीन का उपयोग से 10 गुना समय की बचत की जा सकती है। मौसम विभाग द्वारा यह जानकारी दी गई है कि देर से पकने वाले अरहर की फसल इस समय फूल व फली बनने की अवस्था में है, अतः फली छेदक कीट की संभावना हो सकती है। अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु ट्राइजोफास 750 मिलीलीटर दवा प्रति हेक्टेयर 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
मसूर के प्रति क्विंटल भाव इस प्रकार है। बड़नगर में न्यूनतम भाव 4,381 रहा, अधिकतम भाव 4,700। सतना में न्यूनतम भाव 4,526 रहा, वहीं अधिकतम भाव 4,810 रहा। जबलपुर में न्यूनतम भाव 4,575, अधिकतम 5,100 रहा। मंदसौर में न्यूनतम भाव 4,100, अधिकतम भाव 5,000 रहा। आइए अब बात करते हैं सोयाबीन की। खरगोन में न्यूनतम भाव 2,087 रहा, अधिकतम भाव 2,911 रहा। खंडवा में न्यूनतम भाव 2,500 रहा, अधिकतम 2,917। नीमच में न्यूनतम भाव 2,411, अधिकतम भाव 3,020 रहा। जबलपुर में न्यूनतम भाव 2,500, वहीं अधिकतम भाव 2,917 रहा। आइए अब बात करते हैं सरसों की। अजयगढ़ में सरसों का न्यूनतम भाव 3,725, अधिकतम भाव 3,800। मंदसौर में न्यूनतम भाव 4,031, अधिकतम भाव 4,170। श्योपुर कला में न्यूनतम भाव 3,900, अधिकतम भाव 4,017। सतना में न्यूनतम भाव 3,500, अधिकतम भाव 3,990 रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:30 पर डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, सभी फसलों में सिंचाई का अपना ही अलग महत्व होता है और अब समय हो चला है रबी की फसल की ओर ध्यान देने का। छोटे बड़े बढ़ते पौधों में 90% सिर्फ जल ही पाया जाता है, परंतु किसान भाइयों, जल जिसकी अधिकता भी हानिकारक है और कमी भी। तो आज के इस कार्यक्रम में हम रबी की फसलों में सिंचाई की विधियों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और आगे देखेंगे कि आपको किस प्रकार इन विधियों का उपयोग करना है। तो आइए इस विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर भार्गव जी से। सही समय पर, सही मात्रा में और सही विधि से अगर हम सिंचाई का जल का उपयोग करेंगे तो पानी की बचत के साथ साथ उत्पादन में भी वृद्धि होगी। जैसे कि आप अभी बताएं, जैसे गेहूं की फसल लगी है तो गेहूं की फसल में जो अपन सिंचाई के लिए मुख्य जो विधियां हैं, खासकर इसमें एक सतही विधि की बात करें तो सतही विधि में हम देखेंगे साथ में एक पट्टी विधि आती है जिसे कि हम बॉर्डर स्ट्रिप भी बोलते हैं। बॉर्डर स्ट्रिप में आप देखेंगे कि इसमें एक तरह से कम से 2 से 4 या 5 मीटर की एक चौड़ी पट्टी बनाई जाती है और दोनों तरफ से थोड़े थोड़े छोटे बंड बनाए जाते हैं, जिसमें कि पानी छोड़ दिया जाता है और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 50 से 80 मीटर के आसपास रखते हैं। और पानी जब इसमें छोड़ा जाता है तो पानी छोड़ने का ये पद्धति अपनाई जाती है कि ऊपर के सिरे से जब पानी छोड़ते हैं तो धीरे धीरे पानी नीचे की तरफ जाता है और जब हमारा 20% एरिया रह जाता है, यानी 20% जब रह जाएगी हमारी पट्टी, उस समय ऊपर के सिरे से पानी को हम बंद कर देते हैं। इस तरह से जब ऊपर का पानी धीरे धीरे रिसेशन के माध्यम से वहाँ तक पहुँच जाएगा और पूरी पट्टी में आसानी से इस पद्धति में आप देखेंगे लगभग 25 से 20% तक पानी की बचत होती है।
इसमें आप जब बुआई करते हैं तो जो हमारी सीड ड्रिल है उसके साथ साथ ही एक सरी मेकर या बॉर्डर स्ट्रिप मेकर जो लोकल मार्केट में भी अवेलेबल है, अगर चाहें तो किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध है, वहाँ आके देख सकते हैं। ये बॉर्डर स्ट्रिप आसानी से बनाई जा सकती है, जो कि ट्रैक्टर ऑपरेटेड या ट्रैक्टर से चलता है, इस तरह से बनाई जा सकती है। दूसरी विधि की बात मैं करूँगा कि इसमें एक और आती है कि कई कूड़ पद्धति, जो कि ज़्यादातर आलू है और हमारे जो चना में भी आजकल हम उपयोग करते हैं। जो कूड़ विधि में क्या करते हैं कि एक एक कूड़ में पानी छोड़ दे जाते हैं, और जैसे रेज बेड पद्धति आजकल चल रही है, हमारी रेज बेड पद्धति में आप देखेंगे कूड़ के माध्यम से आप सिंचाई कर सकते हैं। इसमें जैसे कि आप देखेंगे जब पानी हम कूड़ के माध्यम से छोड़ते हैं तो होता क्या है, एक कूड़ के बाद एक कूड़ में पानी छोड़ते जाते हैं तो पानी की बचत होती है, साथ में हमारा जो पौधा है या जो फसल है पानी के संपर्क में नहीं आती है, जिससे कि हमारे एक पौधे में अगर कोई बीमारी है तो दूसरे पौधे में जाके नहीं लगती है। और एरेशन बहुत अच्छे से होता है इस पद्धति में, और लगभग 1.5 से 2 मात्रा में उत्पादन में वृद्धि देखी गई है अगर कूड़ विधि से चने में हम लोगों ने सिंचाई करते हैं या कूड़ विधि से हम चने की बुआई करते हैं। दूसरी विधि की बात बताऊंगा, एक स्प्रिंकलर पद्धति है। आजकल स्प्रिंकलर पद्धति का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, हमारे राज्य शासन या केंद्र शासन की तरफ से इसमें सब्सिडी भी दी जाती है, तो इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। किसी भी पद्धति में आप देखेंगे दूसरी पद्धति की अपेक्षा इस पद्धति में 30 से 35% तक पानी की बचत होती है, साथ में उत्पादन में भी वृद्धि होती है। और जो भी हमारी जो पास लगाई जाने वाली फसल है, जैसे गेहूँ है, चना है, लहसुन, प्याज, आलू, सब में आप इसका स्प्रिंकलर पद्धति या फुहारा पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। इसमें बस ध्यान रखने वाली ये बात है, जब हम स्प्रिंकलर को जोड़ते हैं, जब हमारे जो स्प्रिंकलर जो रहते हैं, स्प्रिंकलर को जब जोड़ते हैं, जब इनके नोजल को जब जोड़ते हैं, तो जब हम एक दूसरे से पाइप को जोड़ते हैं, आप ये काले पाइप रहते हैं उनको जब जोड़ते हैं तो कई बार क्या मिट्टी इनमें घुस जाती है, तो मिट्टी को पहले साफ़ कर लें। साफ़ करने का एक सिंपल सा तरीका है, आप जब एंड कैप लगाते हैं आखिरी में, तो एंड कैप को खोल दें और 5 मिनट के लिए मोटर को चला दें, अपने सिस्टम को चला दें, तो सारी मिट्टी निकल के बाहर चली जाएगी, और फिर 5 मिनट के बाद फिर एंड कैप लगा दें इसमें। अब आप देखेंगे इसमें एक और समस्या आती है कई बार किसान भाइयों को कि नोजल की दूरी कितनी रखें, नोजल की दूरी कितनी रखनी चाहिए। तो नोजल की दूरी के लिए मैं बताऊँ, इस तरह से नोजल की दूरी सेट करी जाती है कि जब हम एक बार फुहारा चला रहे हैं, एक बार हमने सिस्टम को लगाया है, तो जो दूसरे वाला जो उसका जो गोलाई में जो पानी जितना डलता है, जितना पानी इसमें गीला हो रहा है, जब दूसरी बार लगाया है तो 40% पुराने वाले को ओवरलेप करना चाहिए। जब 40% जब ओवरलेप होगा तो आप देखेंगे सिंचाई पूरे खेत में एक अच्छी तरीके से होगी, कहीं भी खेत आपका छूटेगा नहीं। इसका जांच करने का एक और तरीका है, जब आप नोजल लगा लें तो इसमें 1-1 मीटर तक कोई बर्तन रख दें जिनमें कि पानी इकट्ठा हो जाए। जब पानी इकट्ठा हो जाएगा तो उस पानी को नाप लें और वेरिएशन देख लें कि कितना है। तो इस तरह से आप इसकी जांच भी कर सकते हैं कि पानी सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, और 40% तक अगर ओवरलैपिंग रखेंगे इसमें तो आपकी सिंचाई अच्छे से होगी। दूसरी एक और विधि आती है हमारी कि आजकल जो चल रही है टपक सिंचाई पद्धति। टपक सिंचाई पद्धति में क्या रहता है कि इसमें भी आप बूंद बूंद करके पानी पेड़ों की जड़ों के पास छोड़ा जाता है, और इस विधि में लगभग 50% तक पानी की बचत होती है, और आप देखेंगे उत्पादन में भी लगभग 2 से 2.5 गुना तक कई अलग अलग फसलों में वृद्धि देखी गई है। पर लेकिन ड्रिप पद्धति में कई बार क्या रहता है कि किसान भाई हमें ये नहीं पता रहता है कि इसके कौन कौन से सिस्टम है, क्या लगाना चाहिए। तो वो अगर आपको देखेंगे कि इसके सारे हिस्से अगर आपने अच्छे से लगाए होंगे तो आपको ये पद्धति बहुत अच्छी कारगर रहेगी, और समय समय पर इसकी साफ़ सफाई करेंगे तो बहुत फ़ायदा रहेगी। इसके कुछ हिस्से की बात मैं बता देता हूँ, जो इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, जो मुख्य अवयव हैं इसके, वो भाग में बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि इसमें जो फिल्टर रहते हैं, फिल्टर अति आवश्यक हैं। इसमें 3 तरह के फिल्टर होते हैं, एक रेती वाला फिल्टर होता है, एक हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर रहता है, एक जालीदार छन्ना रहता है। ये 3 तरह के फिल्टर होना अति आवश्यक है, जिससे कि पानी हमारा साफ़ हो सके, क्योंकि इसमें बहुत ही महीन छिद्रों से पानी निकल के जाता है। अगर ये पानी साफ़ नहीं होगा तो वो छिद्र बंद हो जाएंगे और हमें पता जब चलेगा जब हमारा पौधा सूख जाएगा। तो इसलिए हमारे ध्यान रखना ज़रूरी है कि सारे फिल्टर लगे या नहीं लगे। दूसरा एक इसमें रहता है, एक बाईपास असेंबली भी रहती है। बाईपास असेंबली इसलिए लगाई जाती है कि जब भी हम कहीं मान के चलो पहाड़ी पे पानी ले जा रहे हैं, और अगर हमारी लाइट चली गई या पानी या मोटर बंद हो गई है किसी कारणवश, तो पानी पूरा बैक आएगा। अब इसमें हम कई बार देखते हैं कि हम फर्टिलाइज़र भी मिलाते हैं, पेस्टिसाइड भी मिलाते हैं, कोई दवाइयाँ, कीटनाशक, उस टाइप की दवाइयाँ मिलाते हैं। तो अगर वो सारा पानी लौट के हमारे कुएँ में आएगा तो वो जहरीला होने की संभावना है, इसलिए बाईपास असेंबली लगाते हैं। और ये बनवे सिस्टम लगाते हैं। बनवे सिस्टम क्या होगा, पानी को एक तरफ जाने देगा, दूसरी तरफ नहीं आने देगा। और बाईपास असेंबली ये काम करती है कि किसी कारण बस कहीं छिद्र बंद होगा या किसी ने बाल बंद कर दिया तो पानी सिस्टम में न जाए और बाईपास होकर हमारे कुएं में वापस चला जाएगा। इस तरह से बाईपास असेंबली का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है।
दूसरी एक और चीज़ इसमें बता दूं कि इसकी साफ़ सफाई समय समय पर बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि इसमें छोटे महीन छिद्र होते हैं। तो साफ़ सफाई के लिए मैं सबसे पहले बताऊंगा कि इसके जो नोजल है, नोजल की सफाई के लिए जो नोजल का एंड कैप उसको खोल दें और 2-5 मिनट के लिए उसको चला दें, इससे साफ़ हो जाएगा। साथ में आप देखेंगे हमारे जो मेन और सब मेन रहते हैं, इनकी भी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। इनके एंड कैप को भी खोल दें समय समय पर, इनको पानी 10-15 दिन में एक बार इनकी साफ़ सफाई आप खोल देंगे तो पूरा पानी निकल के चला जाएगा। फिर एक पानी की जाँच भी कर लें, पहले वाले छिद्र पर और आखिरी वाले छिद्र पर एक बर्तन रख दें और आधा घंटे तक इस सिस्टम को चलाएं और देखें कि दोनों के पानी में कितना अंतर आ रहा है। अगर 20% तक पानी में अंतर है तो हम इस सिस्टम को चला सकते हैं। अगर मान के चलो कहीं ज़्यादा अंतर आ रहा है तो इस सिस्टम को दोबारा डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। धन्यवाद किसान भाई, इन किसी विधियों का उपयोग करके अच्छी सिंचाई कर सकते हैं, समय पर सिंचाई करें और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कृषि विज्ञान केंद्र देवास में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आपसे। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, ऐसी कहावत आपने कई बार सुनी होगी। ये कहावत हम सभी पर लागू होती है। आप सभी किसान भाई अपने खेतों में भरपूर मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, ये सभी जानते हैं। परंतु आप सभी किसान भाइयों में से कुछ किसान ऐसे होते हैं जो अपनी बदलती सोच व कड़ी मेहनत के साथ अपना एक अलग ही मुकाम कायम करते हैं। ऐसे ही किसान कहलाते हैं सफल किसान। तो आइए आज के इस अंक में हम एक सफल किसान की कहानी सुनेंगे, उन्हीं की जुबानी। हर सप्ताह हम आपको हमारे सेगमेंट में एक प्रगतिशील किसान से मिलवाते हैं। तो इस बार भी हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान हैं, हरि सिंह मीणा। उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके वेजिटेबल कल्टीवेशन के बारे में। हरि सिंह जी, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। सभी को, सभी किसान भाइयों को। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि रूटीन खेती बाड़ी से हटकर आपने वेजिटेबल कल्टीवेशन का सोचा, तो ऐसा क्या जहन में आया कि आपको इस तरह की खेती बाड़ी की ओर आना पड़ा और रुझान हुआ आपका? मैं किसान का बेटा हूँ और खेती मैंने बचपन से देखी है। तो उसमें कृषि में जो एग्रीकल्चर क्रॉप होती है, गेहूँ, चना, इसकी एक उत्पादन की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। उससे ज़्यादा आप उसमें कुछ भी करो, ज़्यादा उत्पादन नहीं हो सकता है। तो इतना ज़्यादा खेती अपने पास है, तो उसमें से कुछ एरिया में अपन हॉर्टिकल्चर क्रॉप वेजिटेबल्स लें। तो वेजिटेबल्स क्या अभी आज के समय में टेक्नोलॉजी के साथ में अगर जाते हैं तो उसका हाइब्रिड सीड आ गया है और टेक्नोलॉजी आज बहुत आगे है। जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हुआ और ऐसे फर्टिलाइज़र भी, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र आ गया, जिनकी मदद से कि हम अच्छे से अच्छा उत्पादन लेते हैं। जैसे कि अगर पर एकड़ की अपन बात करें कि वॉल्यूम वाइज कितना क्विंटल निकलता है, गेहूँ अगर देखेंगे तो कितने ही अच्छे से अच्छा खेती कर ले 25 से 30 कुंटल एक एकड़ से निकाल पाता, प्रति एकड़ का ही मैं आपको बताता हूँ। लेकिन वहीं पे अगर सब्जी की कोई सी भी क्रॉप अगर लेंगे तो मिनिमम 100 कुंटल तो निकलना ही है। जैसे अभी हम जो खीरा लगा हुआ है, इससे पहले भी अभी बारिश के टाइम पे जुलाई पे खीरा लगाया था 5 एकड़ में, तो उसमें भी काफ़ी निकला। अभी 1.5 एकड़ मात्र में ये खीरा लगा हुआ है। पर डे 6 से 7 कुंटल मंडी में जा रहा है। और रेट अगर ये तो हो गया वॉल्यूम वाइज उत्पादन की बात। अगर उत्पादन के साथ साथ अगर उसका रेट डेली ऊपर नीचे होता है मंडी में, अगर अच्छा भाव अगर उसका मिल जाए
तो वैसे वहाँ पे जो हमारी इनकम है वो कई गुना बढ़ जाती है जी। तो वॉल्यूम वाइज देखेंगे तो जो अभी गेहूँ 1000 रुपये 1500 रुपये कुंटल 1500 रुपये कुंटल हर चीज़ कुंटल से लगभग उतनी जाती है। आज जैसे हमारी ककड़ी है, ककड़ी हम मंडी में जा रहे हैं, थोक में जो बिक रही है वो हमारी अभी 17 रुपये 18 रुपये किलो बिकी है, मतलब 1800 रुपये कुंटल। तो गेहूं से भी महंगी जा रही। और वहीं अगर उत्पादकता देखेंगे तो इसकी उत्पादकता 12 टन से 15 टन, मतलब 120 कुंटल से 150 कुंटल तक प्रति एकड़ है। यानी कि हरि सिंह जी, ये कहा जा सकता है कि वेजिटेबल किसानों के लिए फ़ायदे का सौदा है और कहीं ना कहीं उत्पादकता भी बढ़ती है और धन की भी कहीं ना कहीं आय ज़्यादा होती है, बढ़ोतरी होती है। लेकिन अब आपकी बात करें तो वेजिटेबल में कितनी वैरायटियां हैं जो आपने यहाँ अपने कल्टीवेशन में रखी हैं और किस किस तरह से आप उनकी तैयारी करके उनको मौसम वाइज बोते हैं? सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि पहले सबसे ज़्यादा आवश्यकता किस चीज़ की होती है। जैसे उपभोक्ता जो सबसे पहले मेरे खेत से मेरे आसपास जो चीज़ आसानी से बिक जाए, सबसे पहला सिलेक्शन मेरा वहीं से होता है। क्योंकि मार्केट एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मार्केट के लिए आज जैसे मैंने जो पहले ककड़ी लगाई है, ककड़ी के बाद करेला लगाया था सब्जी में, करेला लगाया है, मिर्च लगाई है और टमाटर लगाया है और गोभी लगाई है। ये डेली आपके किचन का हिस्सा है, मतलब आपको डेली ये खाना है, डेली उपयोग करना है। तो उपभोक्ता हमारे खेत के बाहर जैसे ही माल जाता है और उपभोक्ता उसका शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम वहीं से बात करें, वाकई तो नहीं तो जैसे एक्सपोर्ट पे जाएंगे तो और भी क्रॉप आती है जो कि हम बाहर भेज सकते हैं, उसके कम लोग उसको उपयोग करते हैं, खाते हैं। तो सबसे पहले वहीं से हम शुरू करते हैं। तो आज जो हमने सब्जी का चयन किया है कि ककड़ी है, टमाटर है, ये सारे सभी लोग खाते हैं और हमको अपने बाजू से ही मार्केट मिल जाता है। सबसे बड़ा मार्केट आज भोपाल राजधानी है। तो राजधानी में बाहर से लोग यहाँ पे आके अपना उत्पाद बेचते हैं। जैसे रायपुर में सबसे अच्छी आधुनिक सब्जी की सबसे बड़ी खेती होती है, महाराष्ट्र में होती है। महाराष्ट्र से पूना से यहाँ से 800 किलोमीटर दूरी है। 800 किलोमीटर वाला अपना उत्पाद वहाँ से उत्पादन करके यहाँ बेचता है। तो हम क्यों ना अपनी 8 किलोमीटर दूरी पे होके भी हम उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं और नहीं बेच पा रहे हैं। तो इसके लिए एक सोचने की बात थी और मेरे अंदर ये जिज्ञासा थी। और मैं पहले किसान का बेटा हूँ और खेती मैंने बचपन से की है। तो ये सारी चीज़ें मैंने जाके भी पहले देखा, सीखा, सभी जगह गया हूँ, सभी जगह मैं घूमा हूँ काफ़ी समय से। मैं 18 वर्ष की उम्र से ही सारी जगह घूम रहा हूँ। तो ये सब चीज़ों को लेते हुए हमने ये निकाला कि आप अगर उन लोगों की अपेक्षा अपना उत्पादन भी, जैसे अभी बहुत पहले से कर रहे हैं, वो एक्सपर्ट हैं, उत्पादन भी अपना घटता है लेकिन रेट हमको भाड़ा कम लगेगा। और यहाँ पे हमारे यहाँ जब वो बेच सकते हैं तो हम क्यों नहीं बेच सकते यहाँ पर। दर्शकों, आपने देखा आज हमने इन प्रगतिशील किसान हरि सिंह मीणा से बात की। उन्होंने बहुत कुछ अपने वेजिटेबल कल्टीवेशन के बारे में बताया जो आपके लिए कहीं ना कहीं आगे चलकर उपयोगी होगा। ग्राम झागर में हम हैं उनके फार्म हाउस पर और निश्चित तौर पर आगे भी कहीं ना कहीं वो और नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ इस खेती को बढ़ाते रहेंगे। तो आज प्रगतिशील किसान के सेगमेंट में इतना ही। अगली बार फिर किसी और किसान से मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा एक, खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक, फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
किसान भाइयों, आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम पुनः नई नई जानकारियां लेकर उपस्थित होंगे, परंतु जाने से पहले हम आपको अपना पता बता दें, जिससे कि आप हमसे पत्राचार कर सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन कोड 462013। साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है krishidarshanbhopalmp@gmail.com और आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। अगले कार्यक्रम में पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।